स्टूडेंट, कल हम आपको गैसों की द्रव में विलयता, ठीक है, गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग नेचर ऑफ सॉल्वेंट पढ़ चुके थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ चुके थे। अब आते हैं विलयता के अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अगर प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस, यदि विलायक में अन्य प्रकार के कार्बनिक यौगिक या विद्युत अपघट पदार्थ में उपस्थित हों तो गैसों की द्रव विलायक, ठीक है, में विलयता कम हो जाती है। दाब का प्रभाव सुनिए। गैसों की द्रव में विलयता दाब के कारण बढ़ जाती है, पर दाब का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है निश्चित ताप पर। गैसों की विलयता पर दाब में वृद्धि करने पर विलयता वृद्धि होती है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे है आपका कि गैस, ठीक है, वृद्धि हो गई। ठीक है, विलयता दल प्रभाव किस तरह से पड़ा, गैसों में प्रतिबल। अब देखिए इसका क्या करेंगे कि आप एक पात्र जिसकी पिस्टन लगा हुआ है कि गैस का, ठीक है, विलयन गैस के साथ साम्यावस्था में है। ये देखिए गैस और विलयन है साम्यावस्था पे। हमने आपको इसको दबाया तो ये क्या हो गया, घुलता चला जाएगा। ठीक है, दाब लगाने पे विलयन में गैस घुल रही है। अब ये देखिए गैस की विलयता पर दाब का प्रभाव दे रखा है। पात्र में लगे हुए पिस्टन द्वारा दाब वृद्धि की गई तो विलयन क्या होगा, जो आपके गैस के कण हैं विलयन में प्रवेश करने पर घटते जाएंगे, अर्थात गैस की विलयता में वृद्धि हो जाएगी। अतः दाब वृद्धि करने पर गैस की विलयता में वृद्धि होती है। बेटा इससे समझ में आ रहा होगा, ये आपकी गैस है और ये आपका विलयन है। जब आपने प्रेशर डाला तो गैस के जो कण हैं वो विलयन में क्या हो गए, विलयन वाली जो जगह है ना, गैप होता है विलयन में, ठीक है, ये कणों के बीच में गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे आके ये भर गए। ठीक, तो ये चीज़ आपकी। फिर हेनरी का नियम, हेनरी जो नियम दिया था वो रिलेशन दिया था आपका दाब में और विलयता में। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के ताप के समानुपाती होती है। एम क्या है, घुली हुई गैस की क्षमता, और पी क्या है आपका सामान्य पर गैस का दाब। ठीक है, और एम इजिकल टू के पी। जब कभी हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये क्या होता है, समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है। तो एम क्या है उसमें, एम इजिकल टू के पी, यानी एम क्या है इसमें, घुली हुई गैस की क्षमता, यानी कितना अमाउंट घुल रहा है। ठीक, और पी क्या है, साम्य पर गैस का दाब, और के क्या है स्थिरांक। तो क्या है आपका डाल्टन के अनुसार किसी ध्रुवीय विलयन में गैस की विलयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। ध्यान से देखिए, डाल्टन के अनुसार किसी ध्रुवीय विलयन में गैस की विलयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। ठीक है, एवं गैस की विलयता को मोल भिन्न से व्यक्त करते हैं। तो अब देखिए आ जाइए, अर्थात किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यानी P उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज्य हम पढ़ चुके थे, किसके, विलय के मोलों की संख्या बटे विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो आपका वाष्प दाब क्या है, ये P इज प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, या कि P इजकल टू के एच एक्स गैस। ये के एच को कहते हैं हेनरी कॉन्स्टेंट, के एच इज कॉल्ड हेनरी स्थिरांक कहलाता है। सामान्य ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए के एच का मान भिन्न भिन्न होता है। के एच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि के एच के मान में वृद्धि होने पर द्रव की विलयता क्या है, घटती है। देखिए के एच के मान में वृद्धि होने पर कि द्रव में गैस की विलयता क्या होती, घटती। क्योंकि क्या है, क्योंकि ऐसा क्यों है, P और X गैस इजकल टू के एच, यानी अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रही है, अमाउंट क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये बढ़ रहा है तो अमाउंट घट रहा है, और अगर ये प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका के एच बढ़ रहा है। तो यही है, अर्थात गैस के मोल भिन्न, यानी क्या है, मोल भिन्न एक्स के मान में कमी होती है के एच के बढ़ने से। अर्थात गैस के मोल भिन्न पे क्या होता है, के एच का मान बढ़ने से कमी होती है। फिर जी हेनरी स्थिरांक के मान को ज्ञात करने के लिए, हेनरी स्थिरांक ये जो स्थिरांक है के एच को ज्ञात करने के लिए क्या किया, गैस के मोल अंश यानी एक्स से एवं आंशिक दाब। देखिए आंशिक दाब और दाब में अंतर होता है कि मध्य ग्राफ खींचते हैं जिसे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। देखिए आपका क्या है,
ठीक है, आंशिक दाब है, आंशिक दाब। और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ये जो हमने लिख नहीं पाए गलती से रह गया है, दाब वाष्प दाब। जो ये इसका खींचा तो ये क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन पैदा हुई। तो ये क्या है, गैस की विलयता तथा गैस के साम्य आंशिक दाब यानी मोल अंश के मध्य ग्राफ है, जो कि आपको क्या मिली, एक सीधी रेखा। क्यों, क्योंकि दाब के साथ साथ दाब जितना बढ़ा रहे हैं मोल अंश बढ़ रहा है। भाई ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिख रहा है ना, इसलिए सीधी रेखा बनी। ठीक है, बात समझ गए बच्चों। अब आ जाइए नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्या है देखते चलिए। हेनरी के नियम की सीमाएं। बेटा हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, तो सबसे पहला नियम क्या है, ये एक महत्वपूर्ण है, परंतु इसकी नियम क्या है। सबसे पहले दाब अधिक होना चाहिए, नहीं सॉरी, दाब अधिक ना हो, बहुत ज़्यादा अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। अगर गैस विलय हो जाएगी तो हेनरी का नियम फॉलो नहीं होगा। गैस का आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों में अवस्थाओं में समान चाहिए। मतलब कहने का ये है, जो गैस है अगर वो आपके आणविक रूप में है तो आणविक में रहेगा, परमाणु रूप में तो परमाणु में रहेगी, यानी जैसी वो द्रव में है वैसी वो नॉर्मल में होगी तभी काम करेगा। अब आइए नोट, अमोनिया और HCl गैस बेंजीन विलायक में कम विलय होते हैं, अतः बेंजीन विलायक में अमोनिया व HCl, ठीक है, हेनरी के नियम को लागू नहीं होता। जबकि जल में NH3 और HCl का, ठीक है, हेनरी नियम लागू, आयनन हो जाता है, फलस्वरूप विलयता में वृद्धि होती है, अतः इसमें भी हेनरी नियम लागू नहीं होता। बात तो समझ रहे हो, NH3 और HCl जो है बेंजीन में नहीं घुलते, इसलिए तब हेनरी नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हेनरी का नियम लागू होता है, सॉरी बेटा, हेनरी का नियम लागू होता है कि कम मात्रा में घुलते हैं, या कम मात्रा में घुलते हैं वहीं हेनरी का नियम लागू। अतः बेंजीन विलायक में NH3 व HCl जो घुलता नहीं है या कम घुलता है तभी हेनरी का नियम लागू होता है। ठीक है, पर जल में नहीं होगा लागू। जल में क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि अमोनिया और HCl जो है जल से क्या कर लेंगे, क्रिया, इसलिए हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो यानी अमोनिया और HCl का बेंजीन में तो होगा, जल में नहीं। अब इसके नियम का अनुप्रयोग क्या है, यूजेस क्या है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जो ऑक्सीजन का, ठीक है, आंशिक दाब क्या होता है, कम होता है। फलस्वरूप यहाँ के लोगों या क्लाइंबर्स जो चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, कि रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उन्हें एक बीमारी होती है, कमज़ोर महसूस करते हैं, एवं उनमें एनॉक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। अब आइए शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर पे, 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कार्बोनिक एसिड यानी H2C होती है, कार्बोनिक एसिड उसमें दबाया जाता है। जैसे ही आप खोलते हो तो एकदम क्या होता है, गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ, वो आपका जैसे ही खोलते हो तो 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से 7 निकल जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रह जाता है। वो क्यों रह जाता है, क्योंकि भाई आपका सामान्य दाब है एटमॉस्फेयर का उतना तो रहेगा, बाकी ज़्यादा वाला निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही शीतल पेय वाला जो मैंने बता दिया। फिर ऐसे गहरे समुद्र में गोताखोर जो जाते हैं नीचे, तो क्या होता है, उच्च दाब पर श्वास लेना पड़ता है। ठीक, फलस्वरूप उच्च दाब पर वायु में उपस्थित गैसों यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रुधिर में विलयता बढ़ जाती है। भाई उच्च दाब में क्या हुआ, नीचे जब जा रहे हैं दाब ज़्यादा होता है पानी में, तो विलयता किसकी, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की विलयता बढ़ जाती है। परंतु जब वो सरफेस पे आते हैं तो क्या हुआ, बाहर का जो सरफेस का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम है, तो बुदबुदाहट के साथ क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो यानी क्या है, रुधिर में से क्या हुई, बुलबुलों के साथ गैस निकली, जिस बाहर निकलने लगती है, जिससे कोशिका में क्या हो जाती है, रुकावट पैदा हो जाती है, या कोशिका में गांठ पड़ जाती है और वो फट भी सकती है। बात सुन रहे हो, कहते हैं अतः नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा में विलयता एवं गांठों को रोकने के लिए गोताखोर द्वारा क्या होता है, श्वसन के लिए प्रयुक्त किट ले जानी पड़ती है। गैस सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। ठीक है, सामान्यतः गैस सिलेंडर हीलियम का 11.7, नाइट्रोजन 56.2 और ऑक्सीजन इतने % होती है, जिससे कि वो किस तरह जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मैनेज करते रहें। वाष्प दाब क्या है, देखिए वाष्प का जो दाब स्थिर ताप पर जो आपका सरफेस है, द्रव का सरफेस है, उस पे से क्या होता है, कुछ कण गतिज ऊर्जा जिनकी ज़्यादा हो जाती है वो उड़ते हैं। तो गतिज ऊर्जा हो जाने पे जब वो ज़्यादा उड़ते हैं तो वो वाष्प बना लेते हैं। तो जो आपका सरफेस पे, द्रव के सरफेस पे जो द्रव के वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। तो अब सुन लीजिए, स्थिर ताप पर किसी द्रव को बंद पात्र में रखने पर द्रव की सतह से अधिक गतिज ऊर्जा वाले द्रव की अणु क्या करते हैं, वाष्पित होकर द्रव के ऊपर उपलब्ध स्थान के एकत्रित यानी वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, होने रहते हैं। साथ ही ऊपर से टकराने के बाद नीचे आते कुछ अणु द्रव की सतह से टकराकर वाष्प अवस्था में पुनः द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। तो ये क्या है,
वाष्पन और सघनन, यानी आप बंद में क्लोज्ड वेसल में, जैसे मान लो चाय पकाते हैं तो हम चाय को पका रहे हैं क्लोज्ड में, तो क्या होगा, देखा होगा भाप बन के उस पर आ जाती है प्लेट पे, फिर ठंडी हो जाएगी तो भाप नीचे गिर जाएगी, फिर गर्म होगी तो भाप ऊपर बढ़ जाएगी, नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही सघनन और वेपराइजेशन होता रहता है। यानी वाष्पन, अच्छा वो क्या है, वो एवेपोरेशन है, जबकि वाष्पन या इवेपोरेशन, वाष्पन में क्या है, बॉइलिंग में अलग अंतर है, वाष्पन में अलग अंतर है। वाष्पन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, जबकि बॉइलिंग सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है जल में। और ये वाष्पन और सघनन समझ में आ गया होगा, जबकि दोनों की प्रक्रिया क्या होती है, साथ साथ। क्यों? क्योंकि वाष्प अवस्था, देखिए वाष्पन और सघनन ये दोनों दो विरोधी प्रक्रियाएँ साथ साथ होती रहती हैं। प्रारंभ में सघनन जो है प्रक्रिया का वेग शून्य होता है, क्योंकि वाष्प अवस्था में अणुओं की, ठीक है, सांद्रता शून्य होती है। समय के साथ साथ वाष्पन का वेग तो स्थिर रहता है, परंतु सघनन का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सघनन का वेग बढ़ जाता है और अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें वाष्पन जितना हो रहा हो उतना ही क्या हो जाता है, सघनन, यानी क्या हो जाता है, साम्य अवस्था आ जाती है। इसे क्या कहते हैं, साम्य अवस्था। जितना वाष्पन हो रहा है उतना ही द्रवण हो रहा है, यानी उतना ही लिक्विड में बदल रहा है। ये आपने 11th में साम्य अवस्था पढ़ी होगी, पढ़ी थी मतलब। अब देखिए इधर आ जाइए, ये दिख रहा है आपको, किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य की स्थिति, ये दिख रहा है। ये क्या है, द्रव, द्रव की सतह से वाष्प उड़ रही है, ठीक है, वाष्प उड़ रही है, क्या हो रही है, दोबारा नीचे आ रही है। सघनन, वाष्पन, इधर वाष्पन हो रहा है यानी उड़ रही है, और इधर क्या हो रहा है, सघनन। ये एरो बेटा गलत लग गई है, ये आपकी एरो होनी चाहिए थी नीचे, यानी सघनन नीचे, वाष्पन मतलब ऊपर। ये एरो गलत हो गई, इसको सही कर देंगे। वाष्पन की दर, ये आपकी दर किस तरह से, देखिए पहले क्या हुआ आपका, पहले ये बढ़ रही है वाष्पन की दर, फिर जाके क्या हो जाएगी, स्टेगनेंट, ठीक है, स्टेगनेंट यानी आपके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि साम्य अवस्था आ जाएगी। फिर देखिए वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले दाब की प्रकृति, द्रव की प्रकृति, वे द्रव जिनमें अंतराण्विक बल क्या होंगे, दुर्बल होंगे तो इजीली भाप बना लेंगे, जैसे ऑर्गेनिक लिक्विड, आपका पेट्रोल है, डीजल है, कितनी जल्दी भाप बना के उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अंतराण्विक बल बहुत कम होता है, तो वो वाष्प बहुत जल्दी बना लेते हैं। ऐसे टेम्परेचर बढ़ाने पर ऊर्जा मिलेगी, जो सरफेस पे जो हैं, यानी सतह पे जो आपके कण है उनको ऊर्जा मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, उनका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो यानी वाष्प दाब बढ़ जाएगा। नोट, किसी द्रव के तापों T1 एवं T2 पर वाष्प दाब P1 और P2 के बीच में संबंध कैसे होता है, लॉग P2/P1 इक्वल टू डेल्टा H वाष्पन, ठीक है, अपॉन 2.303 होता है, ये गलत है, 2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2। R इजकल टू गैस स्थिरांक तथा H, डेल्टा H है वाष्पन की ऊष्मा। आगे देखिए, द्रव विलयनों के वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए, यदि किसी एक पात्र में दो वाष्पशील द्रवों का विलयन, यानी द्रव विलय और विलायक भी द्रव लेते हैं, तो द्रव विलयन एवं विलायक दोनों का वाष्पीकरण होगा, भाई दोनों का होगा जब दोनों द्रव, अतः विलयन के वाष्प द्रव में विलय एवं विलायक दोनों का वाष्प दाब का योगदान होगा। माना कि किसी वाष्पशील विलयन में दो अवयवी घटक A एवं B हैं तथा इनका आंशिक दाब क्रमशः PA एवं PB है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, घटक क्या है, A और B दो, और उनका क्रमशः वाष्प दाब क्या है, PA और PB। तो विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा, P इक्वल टू PA प्लस PB। ओके, तो ये आपका राउल्ट का नियम है, PA प्लस PB। अब आ जाइए राउल्ट का, सॉरी जो आपका नियम है उसका राउल्ट का नियम पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का, ध्यान से देखिए, किसी निश्चित ताप पर विलयन में, ठीक है, उपस्थित किसी कोई एक वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक दाब, ठीक, आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है, क्या होता है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न ही हो गया, तो यानी Px, अगर हम x वाले के लिए ले रहे हैं तो इसके मोल भिन्न के समानुपाती हो गया, यानी अगर नियम को करें तो Px, अब जब हमने Pa लिया है तो Pa x है, Pb इजकल टू xb, यानी Pb इजकल टू P नॉट होगा बेटा यहाँ, P नॉट मतलब ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन का P नॉट xb। तो अब ये आपका आगे यहाँ P नॉट और P नॉट B, P नॉट A, P नॉट B, A और B के शुद्ध अवस्था में क्या हैं, वाष्प दाब हैं, ठीक, जो एक निश्चित ताप पर स्थिरांक है। यदि विलयन का कुछ
वाष्प दाब P है तो P बराबर पी ए प्लस पी बी, यानी कि P बराबर पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, जिसको हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू 1 तथा एक्स ए इजकल टू 1 माइनस एक्स बी, ये इक्वेशन थर्ड है, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है। ऐसे ही P इजकल टू, अब यानी P के लिए रखा पी ए नॉट और एक्स ए के लिए क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब इसमें हम लोगों ने क्या लिया कॉमन ले लिया, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। देख लेना बेटा आप लोग। फिर आपका ये बन गया आपका फोर्थ इक्वेशन, एक्स बी कॉमन ले लिया, एक्स बी कॉमन लेके पी बी माइनस पी ए प्लस पी ए नॉट, ठीक। इसी समीकरण से हमें क्या मिलता है, पी जो एक ये फोर्थ वाले से दो प्लॉट बनाएंगे हम, ये प्लॉट बना हुआ पी ए पी बी एवं पी अवयवों के मोल भिन्न, ठीक है, का क्या बनता है, के लिए हम क्या बना रहे हैं, एक वक्र बना रहे हैं। यदि P को एक्स ए एवं एक्स बी के विरुद्ध आलेखित किया जाए, यानी ग्राफ बनाया जाए, तो एक सीधी रेखा आएगी। तो वो ये देखिए आप दिख रहा है, ये वाष्प दाब है, ये मोल भिन्न है। एक्स ए का जब मोल 1 है और एक्स बी बिल्कुल नहीं है, एक्स ए बिल्कुल नहीं है जब एक्स बी है, तो यही आपका दे रखा है कि ये क्या दे रखा है, कुल दाब व विलयन में उपस्थित अवयवों के मोलों में भिन्न, ये बना रखा है जो इसमें देखिए। अतः समीकरण 4 क्या क्या बताती है कि विलयन के वाष्प दाब P को विलयन के किसी अवयव के मोल भिन्न से संबंधित किया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, पी बी इजिकल टू पी बी नॉट एक्स बी, पी ए इजिकल टू पी नॉट एक्स ए बी, ये देखिए आपका ये बना रखा है। इसमें आगे देखते चलिए, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव B की मोल भिन्न के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। आरेख से ज्ञात होता है कि विलयन के वाष्प दाब का न्यूनतम मान पी ए नॉट और अधिकतम मान पी बी नॉट, ये देखिए पी ए नॉट है यहाँ, ये अधिकतम मान पी बी नॉट है, यहाँ पी ए नॉट आएगा, ये पी ए नॉट न्यूनतम और अधिकतम मान पी बी नॉट। अर्थात अवयव ए अथवा अवयव बी की तुलना में, अवयव जो ए है वो बी की तुलना में कम वाष्पशील द्रव है। भाई पी बी नॉट का जब वाष्प दाब ज़्यादा बनना है, इसका कम है, ये पी ए नॉट आएगा यहाँ, तो इसका कम हो गया। अब राउल्ट का नियम वगैरह आज बाकी आगे पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।